नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी IQ जीके पर। और देखिए, जिसमें हमने इतिहास तो प्रैक्टिस सेट इससे पहले लगा चुके हैं और आज हम इतिहास के तीसरे प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इसमें देखिए, मैंने 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त क्वेश्चन हैं वो आपको 25 तो क्वेश्चन मिलेंगे ही, साथ में कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय गंवाए बिना। पहला प्रश्न है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। यह आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो जुते हुए खेत हैं वे हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, उनके साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ, ये आपके राजस्थान में पड़ता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें जो सिंधु सभ्यता कालीन स्थल हैं, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा देखिए गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से जो प्रमुख क्वेश्चन जो बन सकता है कि जल निकास प्रणाली, यहाँ की जल निकास प्रणाली थी बहुत ज़्यादा विकसित थी, बहुत ज़्यादा डेवलप थी, कहाँ की, धौलावीरा की। और खेल का स्टेडियम है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो खेल का स्टेडियम है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा की बात करते हैं तो रावी नदी के तट पर है। 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था, यहाँ पर इसकी खोज की गई थी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की। वर्तमान में कहाँ, यह पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा उसका उत्खनन कराया गया, इसकी खोज की गई। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में पड़ता है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कालीबंगा की बात करें तो काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली, इसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, कालीबंगन से। लोथल की अगर बात करें तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। और यहाँ से देखिए चावल, सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला है। और युगल समाधियाँ ये आपके लोथल से मिली हैं। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लोथल से कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल और सुरकोटगा, ये दो प्रमुख बंदरगाह थे। दूसरा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयोग किया गया है। जो मेलुहा शब्द है मेसोपोटामिया में, वह सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा। सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसको समय अवधि है, जो उसका टाइम पीरियड है वो देखिए हर बुक में अलग अलग है। कहीं कहीं 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है, कहीं कहीं 2400 ईसा पूर्व से। आपके ऑप्शन देखिए एक दिया रहेगा, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, या फिर 2400 BC से लेकर के 1700 BC तक। तो जो आपके ऑप्शन में दिया है आप उसे टिक करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक सिंधु सभ्यता जो स्थल हैं वह गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधियाँ मिली हैं, और सिंधुकालीन या सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर कि सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, फिर इनमें सभी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता को इनमें सभी नामों से जाना जाता है। उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर कांस्य धातु का यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था, तो उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। देखिए यहाँ से क्या मिला है, तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली, ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, एक मोहर मिली है पशुपतिनाथ की। और विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जो कि जो विशाल स्नानागार आपको प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और इसका जो अर्थ है उसका होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो में देखिए शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। अगर यह भी क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल पर जो शवों को जलाने का साक्ष्य मिला है और शवों को दफनाने का, तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखिए स्टुअर्ट पिगट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधुवासी देखिए लोहे धातु से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन अगर बने कि सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लौह धातु से परिचित नहीं थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए देखिए चौपड़ खेलना, पशुओं को लड़ाना। वो शांतप्रिय थे, ज़्यादा युद्धप्रिय नहीं थे, शांतप्रिय थे। और तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। चौथा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बना हल किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता में वहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य है वो हमें बनमाली से मिला है। कहाँ से, बनमाली से मिला है। और हम देखिए कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को भी देख लेते हैं। दक्षिणी बिंदु जो दक्षिणी क्षेत्र जो विस्तार है सिंधु सभ्यता का दायमाबाद है। और दायमाबाद कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर के पास का क्षेत्र है। पूर्वी विस्तार की बात करें तो आलमगीरपुर है।
जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी देखिए किसकी सहायक नदी है, तो आपकी यमुना नदी की जो है सहायक नदी है कौन, हिंडन नदी। और जो पूर्वी विस्तार है, पूर्वी क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, वह मेरठ उत्तर प्रदेश के आसपास का है। ठीक, बनमाली कहाँ, वह हरियाणा का है, हरियाणा का हिसार जिला है। ठीक है, इसकी खोज देखिए आर एस बिष्ट ने की थी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में बनमाली की खोज आर एस बिष्ट ने की थी। और धौलावीरा की खोज भी आर एस बिष्ट ने ही की थी। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। चनहुल्लुर की बात करें, सिंधु नदी में के किनारे स्थित है। चनहुल्लुर ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज इसकी गोपाल एन मजुमदार ने की थी। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले वो मन के बनाने के कारखाने हैं। देखिए जो चनहुल्लुर है, खोज उसकी गोपाल एन मजुमदार ने की थी, लेकिन यहाँ पर जो उत्खनन है वो अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। किसने, अर्नेस्ट मैके ने। अगर आपके पेपर में पूछे कि चनहुल्लुर का उत्खनन कार्य किसने करवाया था, तो अर्नेस्ट मैके ने। और खोज की थी गोपाल एन मजुमदार ने। मन के बनाने का कारखाना के साक्ष्य मिला है, वक्राकार ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। और सौंदर्य प्रसाधन, जो आपके जो जितने भी मेकअप के जो किट सामान होते हैं वो वहाँ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कि यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के भी सामान मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पांचवा है कि टेराकोटा किसे कहा जाता है। तो जो मिट्टी होती है, आग से बनाए गए मिट्टी के बर्तन जो होते थे, पकी हुई मिट्टी के बर्तन, उन्हें क्या कहते थे, टेराकोटा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए छठा प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता थी, यानी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अपोजिट जो सिंधु सभ्यता थी, जो कि इससे पहले हुई हमारे भारत में विकसित थी, वह एक नगरीय सभ्यता थी, वह एक शहरी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। जबकि इसके बाद जो आपकी वैदिक सभ्यता जो आर्य आए थे भारत में बाद में खैबर दर्रा से होते हुए, वह कौन सी सभ्यता थी, वह आपकी उन्होंने ग्रामीण सभ्यता का विकास किया। अब वैदिक सभ्यता का अध्ययन देखिए हम दो तरह से करते हैं, एक थी वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। देखिए अगर आपके टाइम पीरियड पूछ ले आपके पेपर में, क्योंकि सिलेबस में है, तो एक वैदिक काल का समयावधि क्या है, तो 1500 लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर 600 ईसा पूर्व में महाजनपद बन जाते हैं, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर आपके हरियाक वंश, ये मगध का फिर एक स्वरूप तैयार हो जाता है। उसके बाद ग्रामीण सभ्यता की बात, दो ये जो आपके पहले बताया ना कि जो वैदिक सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, इसे कहें कि आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के निवासी क्या थे, आर्य थे। इनका जो मूल निवास स्थान था वह मध्य एशिया से था। और ये जो कथन है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये सर्वाधिक मान्य कथन किस व्यक्ति ने दिया था, तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने दिया था। सबसे मान्य कथन है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न बना कि 1400 ईसा पूर्व में, सॉरी यहाँ पे ईसा पूर्व लिखना भूल गया, तो 1400 BC में समझ लीजिए बोगस गाय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 1400 ईसा पूर्व में देखिए बोगस गाय का जो अभिलेख है वह एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया माइनर कहाँ, जो वर्तमान में तुर्क वाला क्षेत्र है, टर्की क्षेत्र जो है, टर्की देश, उसी के आसपास का क्षेत्र एशिया माइनर। और वहीं से देखिए 1400 ईसा पूर्व में बोगस गाय का अभिलेख मिला था। देखिए जो एशिया माइनर का अभिलेख है वैदिक, उसमें वैदिक देवता जो है इंद्र, मित्र, नाशक थे और वरुण का उसमें उल्लेख मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो आपके जो आर्य थे वह मध्य एशिया के निवासी रहे होंगे, क्योंकि जो वेदों में, जो आपके ऋग्वेद में जितने भी वेद हैं उसमें इन देवताओं का उल्लेख है। और ये अभिलेख शिलालेख वहाँ भी प्राप्त हुआ, जिससे ये कनेक्शन माना जाता है कि शायद आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी रहे होंगे। आर्य देखिए खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश करते थे, भारत में आए थे। भारत में जो निवास उनका था, यानी जब खैबर दर्रा पार करते भारत में आए थे, उनका जो प्रथम निवास स्थान था भारत में वह शत सिंधु प्रदेश, यानी कि 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है, 7 नदियाँ थी पंजाब के पास वाला, जो सिंधु, सतलज, आपकी चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सरस्वती, इस तरह की नदियाँ जो मिलकर जो 7 नदियों का प्रदेश था, वहीं पर उन्होंने पहले अपना निवास स्थान बनाया था। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पवित्र नदी देखिए वेदों में क्या है कि पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, और देखिए यमुना नदी का अन्य नाम क्या है, कालिंदी भी है। सिंधु नदी जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी बताई गई है, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का वेदों में। आपसे 4-5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन है, यानी ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें चारों वर्णों के बारे में जानकारी दी गई है। तो 10वां मंडल है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखिए 4 वर्ण, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का वर्णन है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अन्य मंडलों की बात करें, देखिए जो 9वें मंडल में देखिए सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का उल्लेख है। यह ऋग्वैदिक काल में वनस्पति के देवता थे। जो सोमरस है वह आर्यों का पेय पदार्थ था। अगर आपके पेपर में आता है कि सोमरस क्या है, तो आर्यों का
पेय पदार्थ है, यानी ड्रिंक वाला जो चीज़ है, लेकिन ये एक एनर्जी ड्रिंक था। तो आजकल तुलना करते हैं कि मदिरा वगैरह होता, वो नहीं था, ये एक एनर्जी ड्रिंक था। आठवें मंडल की बात करें तो आठवें मंडल में जो ऋग्वेद में देखिए हाथों से लिखी हुई ऋचाएं हैं, उन्हें खिल बोला जाता है। अगर ये पूछ ले कि हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है। और किस ऋग्वेद के किस मंडल में लिखी है, तो आठवें मंडल में है। 10वें मंडल में देखिए पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण समाज का वर्णन है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र जी के द्वारा रचित गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, इसका भी वर्णन किया गया। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से पढ़ लेना। फिर देखिए 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि वैदिक काल में आर्यों के प्रसिद्ध देवता थे। तो वैदिक काल में देखिए जो आर्यों के प्रसिद्ध देवता वह इंद्र हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्र। ठीक है, इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध देवता थे और ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित हैं, 250 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि की बात करें तो मनुष्यों और देवताओं के मध्य मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य होता था अग्नि का। यह भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन से देवता हैं जिनका कार्य मनुष्यों और देवताओं के मध्य मध्यस्थता स्थापित करने का, मेडिएटर का काम कौन करते थे, तो अग्निदेव करते थे। और ऋग्वेद में देखिए 200 सूक्त समर्पित हैं, दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। वरुण की बात करें तो 30 सूक्त समर्पित हैं और ये इन्हें ऋतस्व गोपा या जल का प्रतिनिधि भी माना जाता है। आपके देखिए यहाँ पर 3-4 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां नंबर प्रश्न है कि आर्यों की सामाजिक स्थिति थी। ऑप्शन है निरंकुशता, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आर्य समाज था उनका सामाजिक स्थिति कैसे थी? समाज उनका पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे हम कुलप बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलप। परिवार का मुखिया पिता होता था। देखिए वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन, यानी विधवाओं का विवाह पुनः किया जाता था, प्रचलन था। बाल विवाह और दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह और दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को आमाजू कहा जाता था। क्या कहते थे? आमाजू कहते थे, जो कि जीवन में विवाह नहीं करती थी। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेना और शिक्षा का अधिकार था। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थीं। और विदत या आर्यों की प्राचीन संस्था थी। कौन? विदत। यह पूछा जाए कि आर्यों की प्राचीन सभा या प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो विदत या आर्यों की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी थी या संस्था थी। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि डायमेक्टिस किसके शासनकाल में भारत आया था? डायमेक्टिस राजदूत था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ये सम्राट अशोक की बात करें तो डियोनिशियस नामक राजदूत सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भारत आता है, जिसकी प्रमुख जो प्रसिद्ध पुस्तक है या जो मुख्य पुस्तक है इंडिका। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो 322 में देखिए मौर्य वंश के संस्थापक हैं, स्थापना करते हैं 322 ईसा पूर्व में। और 305 ईसा पूर्व में देखिए सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है और सेल्यूकस निकेटर को ये पराजित करते हैं। मृत्यु की बात करें तो 298 ईसा पूर्व में देखिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। और डायमेकस नामक राजदूत इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के शासनकाल में भारत आता है। और डायमेकस को देखिए मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अशोक की बात करें 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है, राजगद्दी पर बैठते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अटैक करते हैं, कलिंग को जीत लेते हैं। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली है। और कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। और जब कलिंग युद्ध को जीत लेते हैं तो उनके प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो अशोककालीन प्रांत कितने थे? 5 थे। आप ये भी याद रखना, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि मौर्य वंश के पूर्व मगध पर किस वंश का शासक था? यानी जब मौर्य डायनेस्टी आपके मगध पर रूल करती है तो उससे पहले किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासन था आपके मौर्य वंश के पूर्व। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? नंद वंश के। और इसके बाद देखिए क्या होता है, मौर्य वंश की स्थापना इस पर हो जाती है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कब करते हैं? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है। 305 ईस्वी में क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं, 5 राज्य और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। कौन? सेल्यूकस निकेटर। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब कलिंग पर अटैक करते हैं और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेते हैं तो इनके प्रांतों की संख्या 5 हो जाती है। देखिए यहाँ में दे दिया है कि उत्तरावत की राजधानी तक्षशिला थी, जो अवंती प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली थी। ठीक है। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और प्राचीन जो पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आप आराम से रीड कर लेना, पीडीएफ में मैं सब जगह में जितने भी प्रैक्टिस सेट 2 या 3 जो अभी तक लगाए गए हैं सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको पूरी पीडीएफ में आराम से दे दूंगा, आप कवर करके पूरा पढ़ लेना।
14वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 शिलालेख हैं। और 7 स्तंभ लेख हैं। कौन कौन से देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अभिलेखों की देखिए भाषा क्या है, लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। कौशाम्बी अभिलेख को देखिए रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार जो एग्रोनोमोई था, यानी एग्रोनोमोई अधिकारी था, वह सड़क निर्माण अधिकारी थे या मार्ग निर्माण अधिकारी था। देखिए फिर समझ लीजिए, अशोक के शिलालेख की संख्या 14, स्तंभ लेख की संख्या 7, लिपि क्या है, ब्राह्मी है। ठीक, एग्रोनोमोई क्या है मेगास्थनीज के अनुसार, तो सड़क निर्माण अधिकारी होता था। स्वतंत्र वैश्यव्रत अपनाने वाली महिलाएं जो थी क्या कहलाती थी, रूपा जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी, रूपा जीवा कहलाती थी। और अस्त्र जो गुप्तचर विभाग है वह महामत्य सर्प के अधीन था। किसके, महामत्य के अधीन था। कौन, गुप्तचर विभाग। और अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर है उनके लिए गूढ़ पुरुष जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया, उसका यूज किया गया है। अपने अगले प्रश्न पर चढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे या कौन था। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है वह बृहदत्त थे। और इनकी हत्या देखिए, इनका सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे इनकी हत्या कर देते हैं और मगध पर एक नए राजवंश कौन, शुंग वंश की स्थापना करते हैं 185 BC में। कौन, पुष्यमित्र शुंग, यह एक ब्राह्मण था और बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट थे। तीवर की बात करें तो देखिए जो ये आपके राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, इनका पुत्र था। और जो प्रथम रानी का जो अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, उनमें उनकी रानी कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं अपने अगले 16वें प्रश्न पर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सभी को पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध की बात करें जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में देखिए हुआ था। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनके जन्म के समय प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल था। और जब ये गर्भ में आए थे तो प्रतीक चिन्ह इनका हाथी था। जन्म के बाद, जन्म के समय कमल, युवावस्था में देखिए प्रतीक चिन्ह शांड हो जाता है। उसके बाद जब ये अपना ग्रह त्याग करते हैं तो प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान प्राप्त होता है तो बोधि वृक्ष। ठीक है, और आगे इनके कई सारे प्रतीक चिन्ह होते हैं। और जब महामृत्यु के बाद इनका जो स्तूप है वो इनके क्या है, प्रतीक चिन्ह बन जाते हैं। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण कहलाती है गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में। महापरिनिर्वाण जो मृत्यु है वह महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है, या वह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। कुशीनगर या कुशीनारा जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, वहाँ 483 ईसा पूर्व में देखिए मल्लों के द्वारा अर्पित भोजन खाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ होती है, बोधगया बिहार में, बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे। किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है। ठीक है, उसी दिन इनकी मृत्यु होती है और उसी दिन इनका आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो बौद्ध का जो पूछे कि बौद्ध का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वह क्या है, तो वैशाख पूर्णिमा है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ का अन्य नाम क्या है, ऋषि पत्तनम है। क्या नाम है, ऋषि पत्तनम। ठीक है, बात करें 17वें प्रश्न की तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो महात्मा बुद्ध ने देखिए अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल जो राज्य था उसकी राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सारनाथ में उन्होंने देखिए, सारनाथ में उन्होंने क्या किया, पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और सारनाथ का देखिए पुराना नाम क्या है, ऋषि पत्तनम है, बोधगया, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 18वां प्रश्न कि जातक कथाओं का संबंध है, जो जातक कथाएं हैं उनका संबंध किससे, जिसमें देखिए बोधिसत्व के जो अलग अलग जो बुद्ध के जो जन्म से पूर्व और बुद्ध के जन्म के बाद जितने भी अन्य जन्म बाकी हैं उनके सारा वर्णन इसमें किया गया। तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म की बात करें, संस्थापक इसके ऋषभदेव थे जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और इन्हें ही वास्तविक जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वह अलार कलाम थे। कौन थे, अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और रुद्रग्राम बुद्ध ये आपके जो गौतम बुद्ध हैं इनके द्वितीय गुरु थे। फिर से समझ लीजिए, अलार कलाम गौतम बुद्ध के फर्स्ट गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने जो सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने ली थी, इन्हीं से ली थी। उसके बाद द्वितीय जो रुद्रग्राम पुत्र होते हैं इनके द्वितीय गुरु या दूसरे गुरु होते हैं। पहले कौन थे कि ये थे आपके अलार कलाम और रुद्रग्राम पुत्र दूसरे गुरु थे। चौथी बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन थे। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो वो किस शासन काल में हुई थी, वहाँ पर किस वंश का शासक था। देखिए वहाँ का राजा कौन था, कनिष्क था। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का था, देखिए वंश भी पूछ सकते हैं तो
कुषाण वंश से थे। राजा का नाम क्या था? कनिष्क था। प्रथम शताब्दी में हुई थी। किस शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संधि थी। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पार्श्वनाथ के जो पार्श्वनाथ हैं वो जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के वो तीर्थंकर थे? तो जो पार्श्वनाथ हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा, 23वें तीर्थंकर थे। और इनके अंदर देखिए 4 शिक्षाएं दी गई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इनमें देखिए महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा भी जोड़ी थी, जिसका क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। कुल मिला के 5 सिद्धांत आपके दिए गए थे जैन धर्म में। अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या है 23वां प्रश्न कि महावीर स्वामी के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं। देखिए पार्श्वनाथ जो 4 शिक्षाएं देते हैं उन्हीं में देखिए महावीर स्वामी ने एक 5वीं शिक्षा और ऐड की, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ये कुल 5 शिक्षाएं हैं जो कि महावीर स्वामी के द्वारा दी गई हैं। कौन कौन सी? देखिए पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, बिल्कुल सही। अहिंसा और अस्तेय, बिल्कुल सही। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, ठीक है। और सीधा ऑप्शन है सत्य। तो इनमें देखिए 5 शिक्षाएं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ को किस शिखर पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी? यानी जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, किसी देखिए लाइन में क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है। आपको आंसर पता होना चाहिए, अच्छे से रीड होना चाहिए कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं उन्हें किस स्थान पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी या किस पर्वत पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो सम्मेत शिखर जो है झारखंड में आपका पड़ता है, झारखंड के गिरिडीह जिले में। तो वहाँ पर एक सम्मेत शिखर जिसे वर्तमान में पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुशीनगर जो में देखिए आपके गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। पावापुरी में देखिए आपके जो महावीर स्वामी जी थे इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का है कि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। ये 3 प्रमुख जो तथ्य हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ये बौद्ध धर्म के क्या हैं? 3 प्रमुख स्तंभ हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो महत्वपूर्ण जो 25 प्रश्न थे वो सारे समाप्त होते हैं। और आई होप आप क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। आप कितने स्कोर इसमें से 25 में से कितने प्रश्न कर पाए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।